नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम केयू ठक्कर है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु प्लस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं केयू ठक्कर एस्ट्रोलॉजी में केपी, पराशरी, लाल किताब, न्यूमरोलॉजी वगैरह का कोर्स किया हूँ। मेरा एक उद्देश्य है कि मैं जितने भी लोगों की हो सके, मैक्सिमम लोगों की फ्री में कुंडली एनालिसिस करूँ। मैंने ये कोर्स सीखने के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया है, काफ़ी पैसे खर्च किए हैं। मैंने जाने माने बहुत से एस्ट्रोलॉजर के पास से लाल किताब, केपी, न्यूमरोलॉजी वगैरह का मैंने सीखा हुआ हूँ। मुझे सिर्फ अभी सबके हेल्प करने का उद्देश्य से मैंने ये अपना वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। ये मेरी पहली वीडियो है, शायद मुझे बोलने में दिक्कत हो सकती है या कुछ समझाने में दिक्कत हो सकती है या किसी तरह की दिक्कत हो सकती है। आप मुझे कमेंट में अपना राय बताएं, मुझे क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप मैं अपनी वीडियो में रोज़ दररोज़ इम्प्रूवमेंट करते जाऊंगा। तो उसी के साथ ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये एक जातक हैं जिनका नाम उन्होंने गुप्त रखने के लिए कहा था। मोबाइल नंबर, पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है सोशल नेटवर्क पे, इसके लिए मैं मोबाइल नंबर और उनका नाम नहीं रिवील कर रहा हूँ यहाँ पर। लेकिन उनकी जन्म तारीख 2 अक्टूबर 1989 को था। सुबह 6:10 में उनका जन्म है मुंबई में। उनका अप्रोक्स वेट 72 kg है। अगर ये डेट ऑफ बर्थ हम लोग फिलअप करते हैं, जन्म कुंडली बनाते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में, तो कन्या लग्न की कुंडली बनती है। उसका स्वामी बुध होता है जो ऊंच का होकर पहले भाव में, प्रथम भाव में विराजमान है। काफी अच्छा सहयोग बोला जाता है। साथ में सूर्य है, बुध आदित्य योग कहते हैं। मंगल है, सूर्य मंगल की युति भी काफी अच्छी कही जाती है, वो भी पहले भाव में बहुत ज्यादा अच्छी कही जाती है। द्वितीय भाव में धन भाव का स्वामी शुक्र है, जो यहाँ पे तुला राशि आती है। तुला राशि का स्वामी शुक्र है जो धन भाव में अपने ही भाव में स्व राशि का होकर बैठा हुआ है। काफी अच्छा संयोग है। शुक्र के साथ चंद्र बैठा हुआ है धन भाव में। चंद्र दूसरे भाव में दिग्बली कहा जाता है, काफी अच्छी पोजीशन है। चतुर्थ भाव में शनि है जो धनु राशि का है। यहाँ पे थोड़ा सा ये चतुर्थ भाव में शनि नेगेटिव कहा जाता है। पंचम भाव में राहु है, दसम भाव में गुरु है और एकादश भाव में केतु है। ये जो चार कॉम्बिनेशन है, ये लाल किताब में, पराशरी में और भी ये नेगेटिव कहा जाता है। यहाँ पे अगर हम पहले अगर नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर को दिखाते हैं तो ये कुंडली बहुत अच्छी कहते हैं कि काफ़ी अच्छी कुंडली है, बहुत स्ट्रांग कुंडली है, बहुत अच्छी कुंडली है वगैरह बात करते हैं। और इन्होंने आगे पिछले 5-10 लोगों को ये कुंडली दिखाई भी थी। लेकिन जब हमने डीप एनालिसिस किया एज पर एस्ट्रोलॉजी, पराशरी ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, केपी, लाल किताब, तो गुरु जो दसम भाव में होता है उसे नेगेटिव कहते हैं। सूर्य पहले भाव में तो है लेकिन इनका नेगेटिव है। केतु इनका एकादश भाव में है लेकिन नेगेटिव है। शनि इनके चतुर्थ भाव में है, ये नेगेटिव है। अब मैंने इनसे 3-4 क्वेश्चन किए जो उनसे मिलते हैं। चतुर्थ भाव का मतलब होता है, शनि जो 4th हाउस में है वो सुख, विद्या, वाहन, संपत्ति, माता संबंधी गण, पशुधन, इमारतें, वाहन सुख, घर का सुख, ये सब इससे रिलेट होता है। तो उनको मकान बनाने में दिक्कत आ रही है, वो अपना खुद का मकान नहीं बना पा रहे हैं और जन्म से ही यही है, तो ये शनि नेगेटिव है। यहाँ पे वो मैंने कंफर्म कर लिया। इनके एकादश भाव जो लाभ भाव कहला जाता है। एकादश भाव जहाँ से हम लाभ देखते हैं, बड़ा भाई देखते हैं, मुनाफा देखते हैं, आभूषण देखते हैं, हर एक इच्छा पूर्ति है, व्यापार में लाभ है, धन की प्राप्ति है और छोटे रोग है। तो यहाँ पे इनको छोटे रोग तो है जैसे डायबिटीज वगैरह, लेकिन कहने का मतलब कि यहाँ से इनको बेनिफिट नहीं हो रहा है। जो इनकी इच्छा पूर्ति है वो थोड़ा लेट होती है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है इनको अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। जैसे घर बनाना हो या किसी तरह की और इच्छा हो तो इनको अपनी इच्छा पूर्ति के लिए स्ट्रगल करता है। इनको जो ज्वेलरी बनानी हो तो इनके लिए यहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल होता है। फिर हम देखेंगे सूर्य इनका फर्स्ट हाउस में। पिता से लेके थोड़ा सा मनमुटाव रहता है इनका,
पिता से इनको हेल्प नहीं मिल पाती है, और लाल किताब में कहते हैं कि गुरु 10th में हो तो वैसे ही पिता हेल्प नहीं करते या नहीं कर सकते। तो ये कॉम्बिनेशन भी है। तो यहाँ से भी हमें कंफर्म हुआ कि सूर्य भी इनका नेगेटिव है। मंगल जो है पराशरी में तीसरे और 8वें भाव का स्वामी होकर पहले भाव में बैठा हुआ है, तो यानी इनका मंगल भी नेगेटिव माना जाएगा। मांगलिक योग भी बन रहा है, पहले भाव में मंगल है तो मांगलिक भी कहा जाएगा। तो हमें प्राइमरी में इनके केतु, सूर्य, मंगल, शनि 4 ग्रह हमें नेगेटिव मिलते हैं। लेकिन शनि, केतु, सूर्य ज्यादातर नेगेटिव है, मंगल उसकी कंपैरिजन में कम नेगेटिव है। मांगलिक है, मंगल दोष है, लेकिन नेगेटिव जो परसेंटेज होता है वो 50% इनको नेगेटिव है। इनको ये कहाँ पे काम आएगा, यहाँ से लोन लेने के लिए इनको काम आएगा मेष राशि से, जहां पे इनका एफर्ट्स नहीं लगा हुआ है, किसी ल ई नाम के व्यक्ति से अगर इनको कुछ फंड चाहिए रहेगा तो काम आएगा। तो ये सब इनको हेल्प भी हो जाएगी। लेकिन ये भी बात सच है कि ये नाम के अक्षर से ये अगर लोन लेते हैं तो इनको वापस कभी चुका नहीं पाएंगे, ये फैक्ट है, और ये कंफर्म करके देखा हूं मैं, तो इन्होंने उसमें भी हाँ कहा है। शुक्र और चंद्र, शुक्र 50% है पॉजिटिव, 50% नेगेटिव। 50% में क्यों कह रहा हूं पॉजिटिव, क्योंकि ये स्वग्रही तो है लेकिन मारक भाव का भी स्वामी है और भाग्य भाव का भी स्वामी है। तो इसमें 50% ये अपना रोल अदा करेगा, 50% ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा, 50% नेगेटिव रिजल्ट। और मैं तो मानता ही हूँ कि 9 के 9 ग्रह 50% ही अपना पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं और 50% नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। तो मेरा खास मानना यही होता है। लेकिन हर एक भाव में, हर एक जहाँ पे उनकी पोजीशन होती है, जहाँ पे उनकी युति होती है, तो उनके अकॉर्डिंग हमें रेमेडी करनी होती है। किसी ग्रह की नहीं भी करनी होती, किसी ग्रह की करनी भी होती है। यहाँ पे चंद्र और शुक्र की युति है जो काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन इनको ये चंद्र जो है लिक्विड कैश का कारक है, शुक्र जो है लग्जरी का कारक है। ये दोनों की युति काफी अच्छी साइन माना जाता है। लेकिन यहाँ पे ये भाव धन भाव के अलावा, रुपया पैसा के अलावा मुख का भी है, वाणी का भी है, परिवार का भी है, आर्थिक स्थिति का भी है, भोजन का भी है, दांत का भी है, मृत्यु का भी है, नाक वगैरह भी हम इससे देखते हैं। तो ये जो युति है ना, वो किसी न किसी तरह का व्यसन प्रिडिक्ट करती है। चंद्र और शुक्र लिक्विड कैश और लग्जरी लाइफ है, व्यसन है। जब भी ये व्यसन छोड़ेंगे तो इनको धन की प्राप्ति होना दुगनी गति में स्टार्ट हो जाएगा। अभी भी धन की प्राप्ति तो हो ही रही है, लिक्विड कैश इनके पास ज्यादा आता ही है, लेकिन टिकता नहीं है। अगर इनको टिकाना है तो इनको व्यसन आदि छोड़ना होगा, तब इनकी जगह पर धन टिकेगा। शनि चतुर्थ भाव में है, शनि चतुर्थ भाव होने से लाल किताब में कहते हैं 2 गुट रोज शराब पीनी चाहिए। लेकिन अगर ये शराब पिएंगे, ये नेगेटिव है, अगर ये शराब पिएंगे तो इनसे धन हानि होगी, इनके सुख में प्रॉब्लम आएगी इनको, और हर एक तरह से नेगेटिव है, क्योंकि ये छठे भाव का भी मालिक है। छठे भाव का मालिक मतलब रोग, ऋण, शत्रु का भी मालिक है। शत्रु है, कष्ट है, मुकदमेबाजी है, मामा है, और मुकदमेबाजी का भी ये मालिक है शनि। तो ये नेगेटिव भी है, मुकदमेबाजी का मालिक भी है, रोग भाव का मालिक भी है, पंचम भाव का भी मालिक है। तो ये पंचम भाव का मालिक जो मकर राशि है वो तो इनको पॉजिटिव रिजल्ट देगी, लेकिन जो कुंभ राशि है, कुंभ राशि नेगेटिव रिजल्ट देगी। कुंभ राशि का मालिक भी शनि होता है और शनि इनका नेगेटिव भी है, तो और चतुर्थ भाव में भी बैठा हुआ है। अगर ये शनि की चीजें धारण करते हैं, जैसे काले वस्त्र, यहाँ पे मैंने देखो लिखा हुआ है सरसों का तेल, सरसों, काले कपड़े, अगर ये धारण करता है, इनकी एक खराब वस्तु में आती है शराब, ये अगर धारण करते हैं, ग्रहण करते हैं, हमें क्या करना है, जो हमारे नेगेटिव ग्रह हैं इसका हमें कभी भी धारण नहीं करना है। ना ही जेमस्टोन, ना ही उनके कलर के कपड़े, ना ही उनके कलर के धागे, ना ही वो चीजें हमें अपने डेली लाइफ में यूज करनी है। इनका हमें सिर्फ दान करना है, सिर्फ दान ही करना है इन चीजों का। तो अगर ये यहाँ पर अगर शनि को एक्टिव करते हैं तो इनके सुख में काफी कमी लाने का काम शनि करेगा। इनको क्या करना चाहिए, शनि की चीजों का दान करना चाहिए। ये जो भी ब्रांड की ड्रिंक करते हो उनको देखो, धनु राशि में भी बैठा हुआ है। धनु राशि होती है धर्म की राशि। ये धनु राशि जो है, ये धनु राशि बैठी है जो गुरु की राशि है, द्वि स्वभाव राशि है, अग्नि तत्व की राशि है, धर्म की राशि है। इन्हें क्या करना चाहिए,
शनि का ये इनको जैसे काली माता के यहाँ पे जब कहीं शराब चढ़ती होगी या भैरव बाबा के यहाँ पे शराब चढ़ती होगी, तो वहाँ पे उन धार्मिक स्थलों में जहाँ पे शराब चढ़ाई जाती है, कहीं कहीं गुजरात में मेलडी माता के यहाँ पे शराब चढ़ती है, जहाँ पे भी शराब अलाउ हो वहाँ पे जाके इनको शराब का दान करना चाहिए। तो इनका शनि पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। प्लस इन्हें जब भी सूर्य और चंद्र धनु राशि में हो तो इनको शनि का हवन कराना चाहिए, क्योंकि अग्नि तत्व राशि है ना, धर्म की राशि है। किसी धार्मिक स्थल पे जैसे कोई शनि मंदिर हो, हनुमान मंदिर हो या कोई शिव मंदिर हो, वहां पर इनको अपना दान कराना चाहिए, अपना सॉरी दान तो करना ही चाहिए, प्लस इनको अपना हवन, शनि शांति का हवन कराना चाहिए। देखिए ये सब क्या है ना, तत्व अलग अलग हैं। जैसे शनि जो बैठा है धनु राशि में, वो धर्म की राशि है, अग्नि तत्व है। अगर समझो यहाँ पे मकर राशि में बैठा होता, पृथ्वी तत्व है, तो उसका उपाय अलग होता। वो कौन से भाव में बैठा है उसका उपाय अलग होता। तो हर एक भाव को भी हमें देखना है और हर एक इसको भी देखना है। जैसे अभी शनि जो है मोक्ष भाव में बैठा हुआ है, चौथा चौथा हाउस, आठवां हाउस और 12वां हाउस, ये मोक्ष भाव कहा जाता है, मोक्ष त्रिकोण कहा जाता है। तो मोक्ष भाव में जो आती है राशि 159 कहे गए तो मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, ये अग्नि तत्व राशि है, ये मोक्ष भाव की राशियां हैं। तो इनका हमेशा दान करना चाहिए। इनको दान करने के लिए क्या करना चाहिए, जैसे किसी मंदिर में ये माचिस दान करें, हवन की लकड़ियां दान करें। तो देखो ये धर्म की राशि भी है और अग्नि तत्व राशि भी है, तो हमें दोनों को चीज को समझना होगा। ये किसी आश्रम में जाके अपना अग्नि के लिए जो समझो गैस का बिल भर दें या गैस का स्टॉल लेके दे, जहाँ पे वो बॉटल चलती है वहाँ पे बॉटल ला के दे गैस की, जो भी यहाँ पे वो एसेसरीज वो इलेक्ट्रिक अगर यूज करते रहेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर दें। तो अग्नि तत्व से रिलेटेड इनको दान करना है। मोक्ष भाव का हमेशा दान किया जाता है। बहुत से लोग यही चीज नहीं समझते कि मोक्ष भाव में जो राशि आती है हमें उनका दान करना चाहिए, उसको धारण नहीं करना चाहिए। चौथा, आठवां और 12वां ये मोक्ष भाव है। मोक्ष भाव में जो भी राशि आएगी उसके वो कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन हमें उन राशियों का हमेशा दान करना चाहिए। हमें उन राशियों का कभी भी वस्त्र, उनके कलर, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया हमने पराशरी और लाल किताब के हिसाब से देखा। अभी हम केपी और चलित चार्ट के हिसाब से भी देखेंगे। तो यहाँ पे है ना जो काफी अच्छी कुंडली दिख रही थी, बुध उच्च का था। यहाँ पे अगर हम चलित चार्ट में और केपी चार्ट में देखेंगे तो बुध जो है 12th हाउस में बैठ गया, यानी लग्नेश होके, लग्न का स्वामी होकर वो व्यय भाव में बैठ गया। 12वां भाव किसका होता है, व्यय का होता है, यातना का होता है, मोक्ष का होता है, दरिद्रता का होता है, शत्रुता का होता है, कार्य का होता है, दान का होता है, चोरी से हानि होती है, चोरों से संबंध होते हैं, पैर सैया सुख। एक इसका प्लस पॉइंट खाली क्या है कि विदेश, वो आज के जमाने में, पहले के जमाने में क्या था कि देश निकाल करते थे, गांव निकाल करते थे, तो इसके लिए ये सजाई कही जाती थी। लेकिन आज के टाइम में इसे विदेश में जाना बड़ी अच्छी बात बोलते हैं। बड़े रोग हैं, जेल यात्रा है, तो ये सारी चीजें का सिम्टम्स है। तो लग्न का स्वामी होकर बुध 12th हाउस में चला गया, तो इनको क्या करना चाहिए, अपने स्थानिक जो यहाँ मुंबई में इनका जन्म है वहां से दूर, जितना हो सके दूर रहेंगे उतना इनको लाभ होगा। अदरवाइज इनके लाइफ में इनकम से पहले खर्च चालू रहेगा। ये एक सिंपल सा मैं आपको बता देता हूं कि जितना ये अर्न करेंगे उससे डबल इनका खर्चा होता जाएगा, कर्जा साथ में साथ चलेगा। इसका मतलब ये होता है, सिंपल भाषा में समझाता हूं। अगर आपका लग्न का स्वामी 12वें भाव में है, छठे भाव में है, 8वें भाव में है, मेरी बात मान लो, मैंने काफ़ी कुंडली पे एनालिसिस किया है, काफ़ी कुंडली पे मैंने प्रैक्टिकल बताया हुआ है कि अगर लग्न का स्वामी आपका 12वें भाव में, छठे भाव में और 8वें भाव में है, आप जहाँ पे भी आपका जन्म हुआ है, मान लो इसका मुंबई में जन्म हुआ है, तो मुंबई से दूर जाके स्थायी हो जाए। घर से, परिवार से जितना दूर रहेंगे इतने के लिए फायदा होगा। तो ये इनका एक सिम्टम्स बन रहा है और इनको ये जो मुंबई शहर छोड़कर दूर जाके रहेंगे तो इनको प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। या और उसको दूसरी जगह पे भी हम देख सकते हैं। अगर इसको समझो दूसरी जगह पे जाना पॉसिबल नहीं है
तब हम क्या करेंगे, तो 12th हाउस हम जो SIP कराते हैं, हम जो इंश्योरेंस लेते हैं, हम जो मेडिक्लेम कराते हैं, उसका भी भाव होता है जो इन्वेस्टमेंट हाउस बोला जाता है। हम जो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी बहुत बढ़िया है। अगर ये इनको विदेश नहीं जाना है, इनको अगर अपने मुंबई शहर में ही रहना है, तो इनको क्या करना होगा, जो आउट ऑफ इंडिया के प्रोडक्ट्स होंगे, जैसे इनसे मेरी बात हुई थी, तो इनको ड्राई फ्रूट का काम कर रहे हैं, जो अफगानिस्तान, ईरान, अमेरिका, कैलिफोर्निया से आता है इनका प्रोडक्ट, तो इनमें इनको लाभ होगा। ये अगर विदेशी प्रोडक्ट बेचेंगे तो इनको लाभ होगा। इनका जैसे ये काजू का सेल था, काजू सेल करते थे, तो काजू सेल करना इनके लिए हानिकारक होगा, क्योंकि वो इंडियन प्रोडक्ट है, वो इंडियन का ही ये सेल करते थे, तो इनको इनमें लॉस होता था। लेकिन अगर ये बादाम बेचते हैं जो कैलिफोर्निया की आती है, अगर ये ईरानी मामरो बेचते हैं, ईरानी पिस्ता बेचते हैं, अगर ये अफगानिस्तान का अंजीर वगैरह बेचते हैं, तो इनमें इनको काफ़ी लाभ होगा। तो ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है कि आपको विदेशी आइटम से लाभ होगा, आपको देसी आइटम से नुकसान होगा। जैसे इलायची हो गई तो नुकसान होगा। इलायची कैसा है, बुध का कारक भी है। अ, हम बुध की जो रेमेडी होती है वो इलायची से भी कराते हैं। तो बुध जो है और इनसे मैं जानता हूँ इनको, तो बुध जो है इनको इलायची में भी लॉस हुआ था और काजू में भी लॉस हुआ था। तो जो इंडियन प्रोडक्ट इनको सेल नहीं करना, इनको आउट ऑफ इंडिया वाले प्रोडक्ट सेल करने हैं। ठीक है। अब इनकी जन्म तारीख जो है 2/1 ये 2 नंबर चंद्रमा का होता है, 1 नंबर सूर्य का होता है। तो चलित चार्ट में और केपी चार्ट में देखेंगे तो सूर्य और चंद्र की युति बनती है। और मैं इनको जब भी पर्सनली जानता हूं तो इनका सूर्य और चंद्र की युति अमावस्या योग भी बनती है, और ये सिम्टम्स हमें यहाँ पे भी दिखता है। ठीक है। फिर एक एक देखो, एक सूर्य का है, 1 नंबर वापस सूर्य का है, सूर्य से सूर्य की युति भी बनती है, मतलब 5 नंबर और सूर्य दोनों, और इनकी जो लग्न कुंडली है 9 डिग्री की है, 9 डिग्री की, तो थोड़ा सा यहाँ पे भी मैच हो रहा है। फिर 9 और 8 चंद्र का और शनि की युति भी यहाँ पे दिख रही है, और वापस शनि और चंद्र सॉरी 9 नंबर मंगल का है, शनि और मंगल की युति भी यहाँ पे हमें दिख रही है। देखिए शनि की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शनि की दृष्टि मंगल पे जा रही है। तो मैं आपको कहता हूँ, जिसके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ है और जिसके पास टाइमिंग नहीं है, वो सिर्फ मेरे पास से ये अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी उपाय ले सकता है। डेट ऑफ बर्थ में आपके सारे हिडन्स होते ही हैं। मैं आप आने वाली मेरी कुंडली में देखोगे, इसका संबंध आपकी जन्म कुंडली से बनता ही होगा। या तो एक दूसरे की राशि में होंगे, एक दूसरे के नक्षत्र में होंगे, एक दूसरे पे दृष्टि डालते होंगे, तो कहीं ना कहीं इनका लिंक बनेगा। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये कोड दिया हुआ है 2/10/1989, 2 नंबर मतलब चंद्र का होता है, 1 नंबर सूर्य का होता है, 1 नंबर सूर्य का होता है, 9 नंबर मंगल का होता है, 8 नंबर शनि का होता है, 9 नंबर मंगल का होता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि डेट ऑफ बर्थ में जो कॉम्बिनेशन आ रहा है वो आपकी जन्म कुंडली में नहीं आ रहा है। देखो इस तरह से जन्म कुंडली मैंने लगभग बहुत से एस्ट्रोलॉजर के पास से कंसल्टिंग कराई है। 25-25 हज़ार देके, 50-50 हज़ार देके भी मैं जब एस्ट्रोलॉजर नहीं बना था, मैं जब सीख रहा था, तो मैंने काफ़ी लोगों से कुंडली कराई है। लेकिन ये जो लॉजिक है, ये आप मेरे मुंह से पहली बार सुनोगे, शायद यूट्यूब पर पहले ये किसी ने नहीं बताया है। यहाँ पर जो दिखा रहा है सेम चीज यहाँ पर दिखेगी आपको। जन्म तारीख डिकोड करता है जन्म कुंडली को, सिर्फ इसमें टाइम और हम डालते हैं तो थोड़ा सा एक्यूरेसी बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप सिंपल इसके भी उपाय करते हैं, नहीं आपको आपका टाइम पता नहीं है, आपको आपकी प्लेस पता नहीं है, सिर्फ आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है, तो भी आपको 50% रिजल्ट अच्छे मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो आगे आप मेरे जितने भी कंसल्टेंसी में आपके वीडियो अपलोड करूंगा, आप सब में देखना, आप खुद अपने ऐप में डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। ये जन्म तारीख डालेंगे, ये समय डालेंगे, ये प्लेस डालेंगे, तो इनका सबका कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं तो बनता ही है। ऐसा नहीं होगा कि जन्म तारीख में जो नंबर दिए हुए हैं और इनका आपस में कहीं कनेक्शन नहीं बन रहा, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा होता ही है। इनकी लग्न राशि जैसे हमने पहले बात की, कन्या है, बुध इसका स्वामी है,
चंद्र राशि तुला है जिसका स्वामी शुक्र है। महादशा इनकी शनि की चल रही है, 2021 से लेके 2040 तक शनि की महादशा है। शनि जो है इनका शुक्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है। देखो यहाँ पे वापस हम केपी में आ गए। शनि जो है शुक्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है। शनि जो है चौथा भाव, पांचवा भाव, छठा भाव, ये तो डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहा है। चौथा पांचवा छठा ये तो डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहा है। दूसरा और नौवा, क्योंकि शुक्र जो है उसकी वृषभ राशि है और तुला राशि है, और वो तुला में ही प्लेसमेंट है और शुक्र अपने ही नक्षत्र में प्लेसमेंट है। तो चौथा पांचवा छठा दूसरा नौवा ये जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा। कब तक? 2021 से लेकर 2040 तक। भाग्य साथ देगा क्योंकि शुक्र पॉजिटिव है 50%। धन आते रहेगा, कर्जा बढ़ते रहेगा, कुछ नया क्रिएटिविटी काम चालू करेंगे। शायद अगर ये शनि को पॉजिटिव कर ले तो अपना घर का बनाने का योग होगा। इनको जो रेमेडी है, कुछ जनरल रेमेडी है जो मैं हर सब्जेक्ट में हर लेक्चर में आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ रेमेडी ऐसी होती हैं जो मैं पब्लिक नहीं कर सकता, वो उनकी कस्टमाइज होती है और उन्हीं रेमेडी से सच कहूँ तो फर्क पड़ता है। बिलीव करिए आप, अगर मैं आपको जो रेमेडी व्हाट्सअप करूंगा, इनको भी जो रेमेडी में व्हाट्सअप करूंगा, इससे 90% फर्क पड़ जाता है, 90%। लेकिन इनको ये सारी चीज फॉलो करनी पड़ेगी। ये जो रिजल्ट है 6 महीने के बाद आता है। हमारा जो ब्लड है 90 दिन में चेंज होता है। हमारा नेगेटिव ओरा खत्म करने के लिए आप कंटिन्यूस रेमेडी करते हैं तो 90 दिन के बाद हमारा नेगेटिव हो रहा, जो शनि का नेगेटिव हो रहा हमारे अंदर होता है, वो खत्म होते जाएगा। फिर 90 दिनों में हमारे पास पॉजिटिव ऑरा जमा होते जाएगा। तो ये रेमेडी है। तो मैं रेमेडी क्या देता हूँ? शनि की रेमेडी देता हूँ। जो उनके पॉजिटिव ग्रह है चंद्र और गुरु, उनकी रेमेडी देता हूँ। उनको स्ट्रॉन्ग करना है। हमारे जो फेवरेबल है, हमारे जो सपोर्ट करते हैं ग्रह, हमें उसको पॉजिटिव करना है। मैं जो 90 दिन का प्लस 90 दिन का जो देता हूँ, 180 दिन की जो रेमेडी देता हूँ, इसमें 180 दिन इनको ये स्ट्रॉन्ग करेंगे चंद्र और गुरु को, और बाकी के जो ग्रह हैं उनको शांत करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे वो काम करेगा। मंगल दोष है तो उसके उपाय अलग होंगे, शनि नकारात्मक है उसके उपाय अलग होंगे, केतु नकारात्मक है उसके उपाय अलग होंगे, सूर्य नकारात्मक है उसके उपाय अलग होंगे, सूर्य मंगल की युति के उपाय अलग होंगे, चंद्र शुक्र की युति के उपाय अलग होंगे, चंद्र और शुक्र सूर्य चंद्र की युति यहाँ पर है उसके उपाय अलग होंगे, चंद्र मंगल की युति है उसके उपाय अलग होंगे। तो हर एक के उपाय भी अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉमन उपाय लिखे हुए हैं। सारे उपाय में आप भी समझते हैं कि मैं यूट्यूब पे नहीं कर सकता। कुछ उपाय गुप्त होते हैं और गुप्त रख के ही करने होते हैं जिससे उनको बेनिफिट मिले। अभी हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी पार्ट के बारे में। जैसे हमने देखा उनका जन्म 2 अक्टूबर 1989 को हुआ था। उनका जो मूलांक है वो 3 है, सॉरी नाम नंबर जो है वो 3 पे आता है। उनके अटक के सामने जो सरनेम होती है उसके साथ में जोड़ते हैं तो 6 पे आते हैं। इन्होंने अपना नाम गुप्त रखने के लिए कहा था, इसके लिए मैंने इनका नाम रिवील नहीं किया है। उनका मूलांक 2 है, भाग्यांक 3 है, सूर्य अंक 5 है। सूर्य अंक किसे कहते हैं? सनसाइन। सूर्य जिस राशि में हो, सूर्य यहाँ पे कन्या राशि में है, सूर्य यहाँ पे कन्या राशि में है। तो न्यूमरोलॉजी में जो मर्क्यूरी का नंबर है 5 है, तो ये यहाँ पे ये जो सूर्यांक होगा अपना, तो वो 5 नंबर आएगा। ठीक है, मरकुरी में सूर्य है तो अगर वो 3 नंबर राशि में मिथुन राशि में होगा तो भी 5 आएगा, कन्या राशि में होगा तभी भी 5 नंबर आएगा। मित्र अंक, ठीक है, अपना सूर्यांक, सॉरी मित्र अंक, इसके 2 नंबर का मित्र 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 6 भी है। ठीक है, इनको क्या करना है, इनके रूम का नंबर, गाड़ी का नंबर, इनका मोबाइल नंबर में ये नंबर यूज करने हैं 1356। ठीक है, ये यूज कर रहे हैं अभी प्रेजेंट में 2 नंबर 7 नंबर जो अच्छे नहीं है। ठीक है, इनको एक 2 मोबाइल नंबर यूज करते हैं। मोबाइल नंबर प्राइवेसी के हिसाब से मैं बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन एक मोबाइल नंबर का टोटल 1 आ रहा है और एक मोबाइल नंबर का टोटल 3 आ रहा है। इनको लेना क्या चाहिए? टोटल 5 लेना चाहिए। ये बिजनेस करते हैं ना, तो टोटल 5 लेना चाहिए। उसमें भी ध्यान रखना है 2 4 7 8 ना आता हो, और एक नंबर का टोटल 5 ले ले, एक नंबर का टोटल 6 ले ले, क्योंकि ये दोनों मित्र अंक है ना।
और सनशाइन नंबर भी इनका 5 है, तो ये इनको लेना चाहिए। अब इनके घर पे भी मैंने विजिट किया हुआ हूँ। 2 अक्टूबर 2 यहाँ पर आ गया, 1 यहाँ पर आ गया, 1 वापस आ गया, 9 आ गया, 8 आ गया, 9 वापस आ गया। मूलांक 2 है तो हम 2 लिखेंगे, भाग्यांक 3 है तो हम 3 लिखेंगे। तो देखिए, अगर इसमें जो मिसिंग नंबर है, 6 नंबर मिसिंग है, 5 नंबर मिसिंग है, 4 नंबर मिसिंग है, 7 नंबर मिसिंग है, तो ये जो मिसिंग नंबर है ना, ये एक एलिमेंट को, एक दिशा को दर्शाते हैं। ये साउथ ईस्ट दिशा है, ये वेस्ट दिशा है, ये नॉर्थ वेस्ट दिशा है। तो यहाँ पे इनके वास्तु दोष होगा। इनके घर पे भी मैं विजिट किया हूँ। नॉर्थ वेस्ट थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वेस्ट में प्रॉब्लम है, इनके जो साउथ ईस्ट है वहाँ पे प्रॉब्लम है, इनका जो ब्रह्म स्थान है वहाँ पे प्रॉब्लम है। अब हम देखेंगे 258 जो है, 258 ये मूलाधार चक्र को रिप्रेजेंट करते हैं, जो पृथ्वी तत्व में आता है। इनको स्मेल से लेके दिक्कत आएगी आगे, अभी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है तो आगे नहीं आएगी। इनको सांस चढ़ने की प्रॉब्लम आ सकती है, सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, हम ऑक्सीजन लेने में इनको दिक्कत आ सकती है। अभी नहीं है तो आगे आएगी। देखो, जहाँ पे मैं बताता हूँ ना कि ये प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है आप में मैच होती हो सकता है नहीं होती हो। नहीं होती हो तो ऐसा नहीं है कि वो आगे नहीं आएगी, वो आगे आ सकती है। स्वादिष्टान चक्र 1 नंबर जो है, स्वादिष्टान चक्र को रिप्रेजेंट करता है, जो जल तत्व है। देखिए यहाँ पे ये 1 नंबर जो है ना, सूर्य का नंबर कहा जाता है। सूर्य से हम एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं कि अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन 1 नंबर की जो दिशा है वो नॉर्थ है और जल तत्व है। जल तत्व और नॉर्थ, इनको टंग और टेस्ट 100% है, और ये थोड़ा इनको टंग और टेस्ट का लाभ, ये खाने के शौकीन होंगे, स्वाद के शौकीन होंगे, ये मैंने मैच भी किया है। तो ये 100% रहेगा, 100% ये चीज़ उनसे मिलती आएगी। 9 नंबर जो है मणिपुर चक्र है, अग्नि तत्व की राशि है। विजन और एक्शन, ये तुरंत किसी चीज़ को अगर सोच लेते हैं, तुरंत एक्शन लेते हैं, तुरंत विजन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मंगल नेगेटिव है। देखिए, ये भी चीज़ समझने वाली है कि 9 नंबर जो है मंगल से रिप्रेजेंट होता है, मणिपुर चक्र है, अग्नि तत्व है, विजन और एक्शन। मंगल यहाँ पे जो नेगेटिव है, उनको ये हर बार गलत डिसीजन दिला देता है। देखो, न्यूमरोलॉजी में हमें सिर्फ नंबर पता चलते हैं, उसका विजन है, एक्शन प्लान है, वो सब हमें पता चलेगा, लेकिन वो राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी से पता चलता है। ठीक है, तो ये विजन लेने में उनका विजन अच्छा है, एक्शन अच्छा है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि इनका मंगल नेगेटिव है ना। तीसरे और 8वें भाव का स्वामी है। तीसरा भाव जो है पराक्रम का, देखिए अब मैं इसमें कुछ भी चेंजेस करके नहीं बोलूंगा। तीसरा भाव जो है साहस का कहा जाता है, पराक्रम भाव कहा जाता है इसे, पराक्रम भाव। तो ये मंगल जो है विजन दिलाता है, एक्शन दिलाता है, लेकिन गलत डायरेक्शन में, क्योंकि वो 8वें भाव का भी स्वामी है। हाउस ऑफ सीक्रेट्स, रिसर्च, नॉलेज, टेंशन, डिप्रेशन, ऑब्जेक्ट्स, प्रॉब्लम, डेथ, आयु, दुर्भाग्य, पापकर्म, कर्ज, शत्रुता, अकाल मृत्यु, कठिनाइयां, संताप, पिछले जन्म के कर्म, ससुराल। तो ये हर एक चीज रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी दोनों साथ साथ ही चलते हैं। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे कुछ प्रॉमिस अलग बनेगा न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में प्रॉमिस अलग बनेगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये सब रिजल्ट कभी आता है जब एस्ट्रोलॉजी में दशा, अंतरदशा, गोचर का इम्पैक्ट साथ में मिलता है। फिर ये वास्तु में जो डायरेक्शन है वहां पे कुछ गड़बड़ी आएगी, प्रॉब्लम आएगी, या फिर क्या होता है मेजोरिटी टाइम जब दशा गलत आती है या खराब दशा आती है, तभी हम घर चेंज कर लेते हैं, या घर में हम लोग कुछ रिनोवेशन का काम करा लेते हैं, या हम कुछ इधर की चीज उधर रख देते हैं, तो वास्तु दोष क्रिएट होता है। मोबाइल नंबर हम गलत ले लेते हैं, आप हमें लगता है कि हम मोबाइल नंबर चूज कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल नंबर हमें चूज करता होता है, तो ये एक प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। इनके लिए जो फेवरेबल राशि है वो डह है, कर्क राशि। ठीक है, उनके लिए जो फेवरेबल मंथ है 15 जुलाई से लेके 15 अगस्त तक, ये इनका फेवरेबल मंथ रहेगा। इनको कौन सी राशि पे नाम नहीं रखना चाहिए, अपनी दुकान का नाम अ ई पे से नहीं रखना चाहिए, म ट पे से नहीं रखना चाहिए, धनु राशि पे से फ द व ठ पे से नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये मोक्ष भाव में आती है ना इनकी राशि, तो इनके ऊपर से इनको नाम नहीं रखना चाहिए। ड है वो कर्क राशि जो है इनके लाभ भाव में आती है, एकादश भाव में आती है।
इनको नाम यहाँ इस पे रखते हैं तो इनको काफ़ी बेनिफिट होगा। ठीक है, वैसे ही हर एक मंथ इनके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स होता है। 15 अप्रैल से 15 मई में इनको कोई भी काम स्टार्ट नहीं करना चाहिए। कोई मीटिंग होती है जो इम्पोर्टेंट मीटिंग है या फिर ये ड्यूरेशन में इनको लोन नहीं लेना चाहिए। 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में नहीं लेना चाहिए। 15 दिसंबर से 15 जनवरी के लिए बीच में, 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में। ये जो 3-4 महीने जो है ना, उनको अवॉइड करने चाहिए। हर साल में ऐसे 3-4 महीने आते ही हैं जिनको हमें अवॉइड करना है। उसी समय में हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सूर्य का गोचर तभी उन राशियों में होता है। जैसे आज हम देखेंगे तो सूर्य अभी वृषभ राशि में भाग्य भाव में, तो इनका भाग्य ये इस महीने में साथ देता होगा। ये कोई भी कार्य के लिए प्रोसेस करते होंगे तो साथ देता होगा। जब भी पिछले महीने में क्या था, सूर्य मेष राशि में था। हमें सिर्फ इतना याद रखना है, 15 से 15 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक सूर्य मेष राशि में होता है। 15 मई से 15 जून तक सूर्य वृषभ राशि में होता है। तो इनका भाग्य सूर्य जब यहाँ पर है तो ये इनको गोचर जो कहते हैं हम, तो यहाँ पे उनको लाभ होता रहेगा। ठीक है, तो हम सूर्य का गोचर भी देखेंगे, चंद्र का गोचर देखेंगे। इन्हें जब हवन कराना है तो मैंने क्या कहा था कि सूर्य और चंद्र जब धनु राशि में होंगे तभी अगर ये शनि का हवन कराते हैं। देखिए, बहुत से एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं आपको पूजा करानी है, ये करानी है, लेकिन कब करानी है? हम कल उठ के हर शनिवार को करा देंगे तो पूजा काम करेगी? नहीं करेगी। जब सूर्य और चंद्रमा धनु राशि में हो, सबसे अच्छा और भी मैं बताता हूँ, ये जब शनि जिस नक्षत्र में बैठा हो, यानी आपको जिस ग्रह की शांति करानी है, ऐसा नहीं है 159 में अगर आपको हवन कराना है तो सूर्य जब इस ग्रह के नक्षत्र में बैठा हो तभी अगर आप कराते हैं तो काफी ज्यादा इम्पैक्ट आता है। देखिए, ये यूट्यूब पर या कहीं पे भी आप जाओगे, एस्ट्रोलॉजर आपको नहीं बताएगा कि आपको पूजा कब करनी है। पूजा करनी सब बताएंगे, लेकिन कब करनी है वो नहीं बताएंगे। आप कभी भी किसी भी मंथ में पूजा करोगे तो इम्पैक्ट नहीं आएगा। जब सूर्य और चंद्र धनु राशि में हो, अमावस्या के टाइम पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट गिरता है, क्योंकि सूर्य और चंद्र ज्यादातर करके एक ही राशि में भी होते हैं और एक ही नक्षत्र में भी ज्यादा करके चांसेस होते हैं कि एक ही नक्षत्र में हो। तो उस समय अगर आप पूजा कराते हो ना, शांति पूजा जो मैं बोलता हूँ शांति पूजा, तो वो अमावस्या के दिन हम क्यों कराते हैं? क्योंकि उस टाइम में सूर्य और चंद्र एक ही राशि में होते हैं, इसके लिए उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। कोई ये नहीं बताएगा अमावस्या को पूजा करानी है, वो तो सब बताते हैं, लेकिन क्यों करानी है अमावस्या को? क्योंकि सूर्य और चंद्र सेम राशि में होते हैं, इसके लिए हमें उस टाइम पे पूजा करानी है। मैं उनको बोलूंगा कि भाई आप अभी पूजा करा लो, तो इम्पैक्ट देगा? नहीं देगा, 100% नहीं देगा। आप करा के देख लो, क्योंकि पूजा भी है ना सादी सिंपल नहीं होती। 25,000 30,000 रुपये लग जाते हैं, क्योंकि इसके जो शनि के जो हैं 18,000 20,000 बुध के ऐसे जाप होते हैं। जाप मंत्र का पहले सब महाराज लोग आपके संकल्प लेके जाप कराएंगे। जाप करने के बाद उनका दशांश हवन करेंगे। तो दशांश हवन वगैरह करने में काफ़ी 5-6 घंटे का समय लग जाता है। साधन सामग्री वगैरह आप लेके जाएंगे। इनको देखो, शनि और गुरु की युति का भी इनको करना है, लेकिन उनके लिए अलग रेमेडी आती है, हवन के लिए अलग रेमेडी होती है। तो काफ़ी अलग अलग रेमेडियाँ होती हैं। ये आगे आगे आप जैसे जैसे मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखिए, अगर जिनको इंटरेस्ट है और जिनको अपना जन्म कुंडली वगैरह ऐसे डीप एनालिसिस कराना है, क्या सॉल्यूशन है, मैं 100% फ्री दूंगा। लेकिन आप समझते हैं कि एक साथ में मैं 100 जन की जन्म कुंडली तो नहीं दे सकता। मैं हर हफ्ते 3 लोगों की जन्म कुंडली देखूंगा। आप मेरी एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी वास्तु प्लस की चैनल को यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके रखें। इंस्टाग्राम पे आप अपने जो भी बर्थ डिटेल है वो आप मुझे शेयर करिए। मैं आपकी इसमें से समझो, मुझे हफ्ते में 10 जन के मैसेज आते हैं, तो 10 में से मैं 3 जन लोग के हर हफ्ते वीडियो अपलोड करूंगा ऐसे ही जन्म कुंडली बनाकर। और मेरे तरफ से मैं बेस्ट सॉल्यूशन दूंगा। इनके व्हाट्सएप नंबर पे मैं इनके सॉल्यूशन भी भेज दूंगा जो काफ़ी डीप में एनालिसिस किए हुए होंगे। और आप देख रहे हैं कि मैंने अभी आपको कुछ भी कंजूसी करके कुछ हिडन रख के मैंने आपको नहीं बताया। मैंने आपको पूरा ट्रांसपेरेंसी बता रहा हूँ। मैं आगे आपको समझा भी रहा हूँ। जो स्टूडेंट हैं, जो अभी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, वो भी ये वीडियो देखें, इनको पता चलेगा कैसे उपाय होते हैं। शायद ये लोग मेरे से ज़्यादा जानकार होंगे, हो सकता है मेरे से ज़्यादा अनुभवी होंगे, मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस होंगे, लेकिन मेरा संकल्प यही है कि मैं मैक्सिमम लोगों की फ्री में जन्म कुंडली एनालिसिस करूं। अगर आपको भी अपनी जन्म कुंडली एनालिसिस करानी है, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे अपनी बर्थ डिटेल भेज दें।
आपकी जैसे मैं हफ्ते में 2-3 जन की जन्म कुंडली देखूंगा, उसकी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि देखो एक तो मुझे ये पूरा बनाना पड़ता है, ये हैंडमेड रिपोर्ट है मेरी। इसमें मैं एज पर पराशरी भी देखता हूँ, लाल किताब भी देखता हूँ, केपी भी देखता हूँ, चलित भी देखता हूँ, डिग्री वाइज भी देखता हूँ कि 9 डिग्री की है। फिर वहाँ पे प्लेसमेंट चेक करता हूँ, कौन से ग्रह पॉजिटिव है, कौन से ग्रह नेगेटिव है। सिंपल मैं बताता हूँ, आप अपने नेगेटिव ग्रह के कलर वगैरह है ना पहनना बंद कर दीजिए, आपकी लाइफ में 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके पॉजिटिव ग्रह कौन से हैं, नेगेटिव ग्रह कौन से हैं। यहाँ पे तो थोड़ा सा आपको ईजी हो गया कि इनकी जन्म कुंडली में मंगल जो है तीसरे और 8वें भाव का मालिक मंगल नेगेटिव दिख रहा है, 12वें भाव का मालिक सूर्य नेगेटिव दिख रहा है, केतु एकादश भाव में नेगेटिव दिख रहा है। लेकिन बहुत से जन्म कुंडलियां ऐसी हैं जहां पे पंचम भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी भी नेगेटिव हो सकता है, नवम भाव का स्वामी भी नेगेटिव हो सकता है, लग्नेश खुद नेगेटिव हो सकता है। ये आप मेरे आने वाले वीडियो में देखेंगे कैसे नेगेटिव होते हैं, कैसे पॉजिटिव होते हैं। ये मेरा पहला वीडियो है, बोलने में मेरी गलती हो सकती है, समझाने में मेरी गलती हो सकती है, थोड़ा मैं फास्ट जा सकता हूँ, मैं थोड़ा स्लो जा सकता हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन आप जो कमेंट करेंगे, आप अपना जो अभिप्राय देंगे, धीरे धीरे मैं अपनी क्वालिटी इम्प्रूव करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं कोई नई कुंडली के साथ। मैं हफ्ते में 3 दिन ये अपना कुंडली रिपोर्ट्स जो अलग अलग बनाकर मैं अपलोड करूँगा। मैं शायद मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, ये 3 दिन में अपनी जन्म कुंडलियाँ मैं अपलोड करूँगा। अगर आपको सीखना है, आपको अपनी कुंडली एनालिसिस करानी है, आप डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना रिव्यू बताइए कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से बताइए। थैंक यू।